previous class we have tried to understand how to find sum of two vectors. नहीं, अगर कोई बॉडी पे दो ठो फोर्स आ रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा हम बता सकते हैं. रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ द टू फोर्सेस, नेट फोर्स. रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी. कोई बॉडी रखा है, आप इधर को दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, कोई इधर को दे दिया 10 मीटर पर सेकंड. बॉडी क्या इधर उधर जाएगा? ये तो एक तरफ जाएगा. तो नेट वेलोसिटी क्या होगा उसका निकालना है. दो आदमी किक मार दिए बॉल को एक साथ, तो बॉल का कुछ वेलोसिटी होगा. ये अकेला मारता तो इतना होता, ये अकेला मारता तो उतना होता. लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मार रहे हैं तो अब कितना होगा सोचना है. सेम डायरेक्शन में होगा तो कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कितना होगा. तो हमें वेक्टर जोड़ना आता है ओनली व्हेन वी सी द वेक्टर्स आर इधर इन सेम डायरेक्शन और इन opposite direction, और when the vectors are in the same direction their sum is maximum, है कि नहीं. when they are in opposite direction sum is minimum. अगर दोनों वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन मतलब एंगल कितना है 0, यहाँ पर एंगल 180. तो 0 होने से मैक्सिमम है और 180 होने से मिनिमम है. इसका मतलब हुआ कुछ भी एंगल हो जाए, अगर कोई बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स आ रहे हैं, उनके बीच में कुछ भी एंगल हो जाए, ये 14 से ज्यादा नहीं हो सकता और 6 से कम नहीं हो सकता. मतलब अलग अलग एंगल के लिए जो वैल्यू आएगा वो 14 से 6 के बीच में आएगा. ये भी समझ में आना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? जैसे समझ में आया तो बोलो. सपोज हम कहेंगे टू फोर्सेस, सॉरी two forces, I say horizontal forces. Two horizontal forces six Newton and 8 Newton act on a body of mass 10 kg. Which of the following cannot be its acceleration? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? नेट फोर्स बाई मास. क्लू आपको मालूम है कि जो एक्सीलरेशन है वो होता है नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बाय मास, दैट इज ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास. क्या फोर्स ड्राइव कर रहा है, क्या मास ड्रिवन है, ये समझ में आता है. तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ. बोले कि कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है, दो फोर्स आ रहे हैं, तो बॉडी का कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन होगा. नहीं, क्या होगा? नेट फोर्स में मास. इनमें से कौन सा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता आपको बताना है. ठीक है. पहला हुआ कि 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तीसरा हुआ कि ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चौथा हुआ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनमें से कौन कौन सा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता? डी हो सकता है. पहले सोचो कि अगर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का दो फोर्स आ रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? 1.1. मैक्सिमम फोर्स 1.1. क्या फोर्स कितना होगा? when they are in same direction. तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे? मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? 6 प्लस 8 दैट इज 14. मिनिमम फोर्स कितना होगा? 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास, इट इज 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मिनिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? इट इज 2/10 इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्या क्या नहीं हो सकता? क्या ये हो सकता है? नो. क्या ये हो सकता है? नो. ये दोनों नहीं हो सकते. समझ में आ रहा ना? स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस. समझ में आ रहा ना? छोटा सा कंसेप्ट है, सबको समझ में आया? यस सर. मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है. तो ये सब कहाँ से हो सकता है? नहीं हो सकता. समझ में आया? हाँ तो बोलो. यस सर. ओ चलो ठीक. आगे आगे हुआ. लिख दिए क्या आप लोग? लिख दिए? तो लिखो. लिखो बोलना पड़ता है क्या? ठीक है.
तो क्योंकि आपको मैक्सिमम फोर्स मालूम है, मिनिमम फोर्स मालूम है, और जो मैक्सिमम फोर्स होगा बाई मास विल बी मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम फोर्स बाई मास विल बी मिनिमम एक्सीलरेशन, है ना? ठीक है, आगे बढ़े? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखे थे कि ये ऑन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन टू न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन। मैक्सिमम होगा 32 फोर्स और एक्सीलरेशन अकॉर्डिंगली मास 4 kg था तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिनिमम एक्सीलरेशन था। ये हम लोग अभी जो किए, है ना, लास्ट क्लास किए। फिर उसके बाद हम देखे थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे डिफाइन किए थे? एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओबेज द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन इज ए वेक्टर, है ना? एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओबेज द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट वेक्टर जैसे दिखता है और वो वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। क्यों? वेक्टर एडिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर ये दोनों करंट के बीच में जो एंगल है इसको कम या ज्यादा करो, ये करंट नहीं बदलने वाला। सो करंट वेक्टर जैसे दिखता है लेकिन है नहीं, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। क्या ये चीज सबको समझ में आया था? हाँ। अच्छा, फिर हम लोग देखे थे कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना आता है। अगर दो वेक्टर सेम या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, कुछ तीसरे डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 या 180 नहीं है, कुछ तीसरा है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई आदमी 8 मीटर जाता है डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर था, वो इधर गया था नॉर्थ की तरफ, पहले गया था ईस्ट की तरफ, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहला डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट, सो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, है कि नहीं? दैट इज S1 प्लस S2। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? आप कहोगे ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 है। मतलब अभी दो वेक्टर के बीच में तो एंगल 0 नहीं था, 180 भी नहीं था, 90 था, फिर भी हम लोग निकाल दिए। मतलब 90 है तो हम लोग आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, सम ऑफ द टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज आ गया? पहले हम जानते थे व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन उनका सम कैसे निकालते हैं। अभी ये भी पता चल गया कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेरा कहना है कि अगर दो वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो फिर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें एक जनरलाइज्ड मेथड देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको समझने के लिए वी अंडरस्टैंड द ट्रायंगल ऑफ फॉर वेक्टर एडिशन। क्या कहता है? ट्रायंगल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसको बताते वक्त ट्रायंगल आता है तो ट्रायंगल लॉ कहते हैं इसको। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा स्टेटमेंट, लेकिन लिख देते हैं। इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, if two vectors taken in order represents two consecutive sides of a triangle, then third side of triangle taken in reverse order graphically represents the sum
सम और रिजल्टेंट ऑफ दी टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगा। टेकन इन ऑर्डर क्या मतलब होता है? टेकन इन ऑर्डर का, टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, चलो समझते हैं। ठीक है, वो दरवाजा थोड़ा बंद कर दो ना बेटा, वो लाइट आ जाता है। वो कोई बढ़िया से बंद करो। यस, वो आ जाओ। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये लॉ किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये लॉ नहीं होता, आज तुम नहीं होते, हम नहीं होते, पूरा का पूरा फिजिक्स इसके ऊपर खड़ा है। ये तो शुरू किया वेक्टर को जोड़ना, वेक्टर को जोड़ना नहीं आता तो कैसे हम काम करते फिजिक्स में? तो फिर फिजिक्स नहीं होता तो फिजिक्स कोचिंग नहीं होता, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, है कि नहीं? इसीलिए ये लॉ इतना पावरफुल है। तो लोग ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहे हैं। सपोज हमें दो वेक्टर को जोड़ना है। चलो मानते हैं कि ये कोई एक वेक्टर है, चलिए ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है कुछ ए। और चलो मानते हैं कि ये कुछ दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ऐसा कह देते हैं, ये हो गया दूसरा वेक्टर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बी। हमें ये दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, मतलब आप कभी टॉर्च लाइट में बैटरी अगर डाले होगे तो देखे होगे कि बैटरी ऐसे हुआ, फिर दूसरा को डालना होता है तो ऐसे डालते हैं ना, डालते ही नहीं डालते इसके साथ। हाँ, सो देयर इन ऑर्डर, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो एक का हेड दूसरे का टेल ऐसे करके लिखना है, समझ में आ रहा है? सो दे आर सेड टू बी इन ऑर्डर। तो चलो इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, तो पहला वेक्टर ले लिया गया। पहला वेक्टर कौन है भैया? ये वाला है, उसको ले लिए। इसके साथ दूसरा वेक्टर को ऑर्डर में लेना है। आई वांट टू टेक द अदर वेक्टर इन ऑर्डर, मतलब दूसरा वेक्टर को उठा के लाना है और उसका टेल को इसका हेड पे रखना है। द हेड ऑफ बी इज समवेयर हियर। समझ में आया क्या? टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक का हेड पे दूसरा का टेल को रखो। तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ये फिगर को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा मैं क्या करता हूँ, ये वेक्टर को थोड़ा और मोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखेगा। हाँ, ये दोनों वेक्टर को जोड़ना था, तुम चल, हाँ इन दोनों को जोड़ना है तो थोड़ा कम जगह लेगा। ये ऑर्डर में ले लिए, A and B are taken in order. If two vectors taken in order represent the two sides of a triangle, represent two consecutive sides of a triangle. ओ कंजुगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का किसी भी दो साइड कंजुगेटिव भी होते हैं। हो सकता है क्या? अपोजिट साइड हो सकता है ट्रायंगल के, एक साइड का तो कंजुगेटिव दूसरा होता है। तो कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बोलने के लिए बोल दी। अच्छा, देन ये दोनों वेक्टर मिलके किसी एक ट्रायंगल का दो कंजुगेटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है भैया? ये ट्रायंगल ये है। नाउ A and B आर रिप्रेजेंटिंग टू कंजुगेटिव साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट टू कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ तक समझ में आया? देन क्या बोलता है फिर बोलता है देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब ये हो गया थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना? अगर हम ऑर्डर में लेना चाहते तो शायद हम बी के साथ ऑर्डर में लेके ऐसे ले लेते। नाउ थर्ड साइड इज आल्सो इन ऑर्डर, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे ये एरो मार्क है तो क्या कहोगे? थर्ड साइड इज इन ऑर्डर विथ बी। तीनों वेक्टर ऑर्डर में हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में लेना है। समझ में आ रहा है? रिवर्स ऑर्डर में लेना है, मतलब हमें यहाँ पे एरो मार्क नहीं देना है, थर्ड साइड को रिवर्स ऑर्डर में देना है, मतलब यहाँ पे एरो मार्क देना है। समझ में आया? थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? कहता है द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स
द सम और रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब ये जो है ये एक ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर हुआ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। सम को रिजल्टेंट कहते हैं, तो मैं इसको आर से बुलाता हूं। चलो, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी। ये वेक्टर को ये वेक्टर के साथ जोड़ोगे तो ये वेक्टर बनेगा। बात समझ में आया? यस सर। है डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होता था। इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या, इधर का डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, है कि नहीं? तो यहां से जो जो चीजें हमें समझ में आया थोड़ा उसको नोट करेंगे। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ए पहले लेना है बी बाद में लेना है? नहीं, आप पहले बी ले लो फिर ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। पहले ले लिया बी, है ना, फिर इसके साथ ऑर्डर में लेना है ए को, फिर ले लिया मैं ए। देन थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। थर्ड साइड कौन सा हो गया? ये वाला। रिवर्स ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे होगा? नीचे से ऊपर होगा तो होगा रिवर्स ऑर्डर। नहीं, थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये एक वेक्टर बन गया। ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए प्लस बी। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये वेक्टर बाकी से कुछ अलग नहीं है, पहला वाले से कुछ भी अलग नहीं है। देखो हो गया कि नहीं सेम चीज? यस, इट इज द सेम थिंग कमिंग। तो मिला हमें कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों बात बराबर है ना? तो दो वेक्टर को जोड़ना है तो क्या करेंगे? पहले दो वेक्टर को ऑर्डर में ले लेंगे। सिर्फ दो वेक्टर, तीन दे दिया तो फंस जाएंगे हम। दो की बात हमें आता है, तीन के लिए सोचेंगे बाद में। दो वेक्टर दिया तो दोनों को पहले किसी एक को ले लो, दूसरे को उसके साथ ऑर्डर में ले लो। नाउ दे विल रिप्रेजेंट द टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। बाकी रह गया थर्ड साइड। थर्ड साइड को क्या लेना है? रिवर्स ऑर्डर में। बस याद रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट मतलब सम, जो सम वेक्टर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कहां खत्म होता है? इट इज हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes, बस यही नोट करने वाली चीज है जो बड़े कंफ्यूजन करता है अदरवाइज। आर क्या है? ये रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम, आर स्टार्ट फ्रॉम tail of A and ends at head of B। B ज्यादा खा रहे हैं, थोड़ा फिर ले जाए इसको। हाँ ठीक, ये थोड़ा सा एक मिनट। यस, R starts from tail of A and ends at head of। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। कितना आसान है ना? अभी कोई भी दो वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं। कोई पूछेगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये मैग्नीट्यूड क्या है? इसका लेंथ। अब लेंथ कैसे निकालेंगे बात अलग है, स्केल लगा के भी निकाल सकते हैं। मतलब अभी अगर हमें ग्राफ पेपर दिया गया तो, और दो वेक्टर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दे दिए तो यूजिंग स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर हम सम ऑफ टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ए को ड्रॉ करो, ऑर्डर में बी को ड्रॉ करो। ए का टेल से बी को हेड को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर को हम कहेंगे सम ऑफ द टू वेक्टर्स। फिर स्केल लगा के मेजर कर दो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हो गया काम। क्या बात समझ में आ रहा है? यस हाँ, ये बस ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज द रिजल्टेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए एंडिंग एट हेड ऑफ बी। क्या ये बात सबको पूरा समझ में आया? यस सर। चलिए तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो इससे पहले हमें कुछ आता था, लाइक हम लोग देखे थे कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें रिजल्टेंट निकालना आता है। थोड़ा जो हम पहले से जानते थे ये गड़बड़ा तो नहीं गया? चलो चेक करके देखते हैं। अगर हमें ये दो वेक्टर को यूजिंग ट्रायंगल लॉ करना है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ तो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे? पहले ले लेंगे ए वेक्टर को। ये वेक्टर कितना लंबा है? 10 यूनिट्स। उसके साथ ऑर्डर में बी को लेंगे। बी कौन है? ये वाला।
तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बी का टेल को कि बी का हेड को? टेल को रखेंगे। चलो रखते हैं, बी का टेल को यहाँ से लाके यहाँ पे रखे। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा और जो सम वेक्टर निकलेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे खत्म होगा? टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी, टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, मतलब यहां से यहां तक। अब सोचो तो ये जो नया वेक्टर बन गया, ये जो नया वेक्टर अभी बन गया भैया, इसका लेंथ कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 10 था, ये 4 था, तो 14 हुआ। तो मतलब हम लोग जो पहले जानते थे ये लॉ हमें अपोज नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो दूसरे केस में चेक करते हैं। पहले ले लेंगे ए को, ठीक है भाई ले लो, ए ले लिए। ए के साथ बी को ऑर्डर में रखना है, इसका मतलब ए के हेड पे बी का टेल को रखना है। चलो ये टेल रखने से पहले इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। यस, अब बी का टेल को रखना है ए के हेड पे, उठाओ यहां से, ऐसे रख दिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम दी टेल ऑफ ए, खत्म कहां होगा? हेड ऑफ बी। चलिए करके देखते हैं क्या ये हो रहा है। चलो देखते हैं, टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। हुआ क्या? अगर ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 6 जो हमारा था। समझ में आ रहा ना? यस सर। बढ़िया। तो हम जो जानते हैं और अभी जो सीख रहे हैं दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम बोल देते हैं रैंडम। तो जब भी दो वेक्टर को जोड़ना है, पहला वेक्टर लीजिए, उसके साथ ऑर्डर में दूसरे को लीजिए। और अभी तक हम जो भी किए हैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किए। ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू ओनली इफ यू आर गिवन ए ग्राफ पेपर, स्केल, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल एंड ऑल दैट। नहीं, ग्राफ में दिया है तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया और ड्रॉ किया। ठीक, अगर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया तो मेरे भाई थोड़ा बताओ, इन each of following cases find relation between a vector, b vector and c vector। मैं कुछ केसेस दे रहा हूं, आपको बताना है। ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b और ये हो गया वेक्टर सी। अब ये तीनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। मतलब व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? A vector plus C vector is equal to B। नो 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 नो, सर वेक्टर C इक्वल्स कौन कौन ऑर्डर में है? देखो यहाँ पे कौन कौन ऑर्डर में है? सी एंड बी। सी के हेड पे बी का टेल है। क्या ए और सी ऑर्डर में है? नहीं, बी एंड सी ऑर्डर में है। तो बी और सी और क्या ए रिवर्स ऑर्डर में है? हाँ है। तो आप कहोगे यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा दूसरा चीज बता सकते हो? यस सर। हाँ, कोशिश करो। देखिए, सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी। बताओ रिलेशन कौन कौन ऑर्डर में है? A और ए C। सी के। क्या बी रिवर्स ऑर्डर में है? यस सर। तो आप कहोगे बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आखिरी वाला जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अब बताओ रिलेशन ए, बी और सी में क्या रिलेशन है? अब फंसे सब। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी? सब ऑर्डर। सब ऑर्डर में है, तो क्या करेंगे? रिलेशन तो लाना ही है। सर एक को उल्टा करेंगे। वेरी गुड। किसको उल्टा करेंगे बताओ? अपना मर्जी। सर सी को कर देते हैं। चलो, अरे वाह, इसीलिए तो तुम लोग को मैं अच्छा बच्चा पूछता हूँ। वेरी गुड। नाउ सी को उल्टा कर दिए तो ये जो वेक्टर है, अगर ये वाला वेक्टर था सी, कौन? येलो वाला वेक्टर था सी, तो ये जो वेक्टर बनेगा अभी उसको हम क्या कहेंगे? माइनस सी। एफ का इक्विवेलेंट अपोजिट माइनस एफ होता था, सी का इक्विवेलेंट अपोजिट माइनस सी हो गया। अब देखो कौन कौन ऑर्डर में है?
A and B are in order or minus C is in reverse order, that is equal to A plus, और थोड़ा सा इसको इधर ले लो, A plus B plus C is equal to, आ गया रिलेशन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। ऑनलाइन में भी पेन खाने से दिखता है, ये नहीं दिखता है। कुछ लोग सोचते हैं घर में बैठे हैं कौन देख रहा है। गौरव तो पूरा चूसता है पकड़ के। सारा रिफिल का इंक निकल गया उसमें। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा दूसरा क्वेश्चन देता हूं भैया, थोड़ा ट्राई करो। A block of mass 5 kg was on a smooth floor. ब्लॉक कहाँ था? स्मूथ फ्लोर पे रखा है। फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 5√3 न्यूटन pull it towards east and north respectively. Find magnitude of acceleration. Magnitude of acceleration पूछा है ना? Magnitude of acceleration पूछा है। दो फोर्सेस, पहला फोर्स का आप A कह दो, कैसा है वो? 5 न्यूटन, किधर को है? टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये है 5 न्यूटन वाला फोर्स। दूसरा कौन सा है? दूसरा फोर्स इज बी, कितना है? 5√3 न्यूटन, किधर को है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ये कितना हो गया? 5√3 न्यूटन। पूछा क्या है आपको? पूछा ये है कि बताओ अगर ये दोनों फोर्स उस बॉडी को खींचेंगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? समझ में आया? सेम डायरेक्शन होता तो आसानी से मिला देते, अपोजिट होता तो माइनस कर देते, लेकिन नाइदर दे आर इन द सेम डायरेक्शन नॉर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बता सकते हो इस केस में? थीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है? 90 डिग्री। बढ़िया है। हमें ए और बी को जोड़ना है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो तरीका कहता है कि पहले निकालो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स बाई मास होगा एक्सीलरेशन। एक ब्लॉक रखा है, मैं ईस्ट की तरफ खींच रहा हूं, तुम नॉर्थ की तरफ खींच रहे हो, वो ना तुम्हारे तरफ जाएगा ना मेरे तरफ आएगा, बीच में क्या रास्ता निकलेगा अपना? क्या एक्सीलरेशन में जाएगा? किधर को जाएगा, कितना एंगल में जाएगा वो भी देखेंगे, बट फिलहाल तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, पहले इजी कोशिश, किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी निकालेंगे। हम दोनों खींच रहे हैं तो पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे। हमारे पास क्लू क्या है? क्लू ये है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो दैट इज गिवन बाय ड्राइविंग फोर्स और नेट फोर्स बाय मास। क्या ये बात सबको याद है? Yes, sir. तो चलो नेट फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तब ना मिलेगा नेट फोर्स। दो फोर्स का सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए के साथ बी को जोड़ना पड़ेगा। ए ले लिया गया, ये है ए, उसके साथ बी ले लिया गया, ये है बी। अरे बी जगह नहीं हो रहा है, चल 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 चल, हो गया। अरे तो कहाँ आ रहा है? डंडा छोड़ दिया आपने, चल ये हो गया बी। क्या बता सकते हो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, दोनों फोर्स का जो सम होगा वो कहाँ कैसे होगा? ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दोनों को जोड़ने से जो नेट फोर्स निकलेगा, that net force must be from tail of A to head of B। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें ये हो गया नेट फोर्स। क्या बता सकते हो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स हियर? कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स को? ऐसे दो डंडा दे देते हैं, ये लेंथ नहीं, स्केल है तो मेजर कर लेंगे, अदरवाइज हमें डाटा दिया गया। ये लेंथ कितना है? 5 दी लेंथ ऑफ द एरो मार्क रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 5। ये लेंथ कितना है? 5। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे?
पाइथागोरस थ्योरम। सो यू से इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज नॉट इट 25 प्लस 75 होल रूट ओवर इज 10 न्यूटन। हुआ क्या? Yes, Yes, sir. sir. चिन्मय दत्ता को समझ में आया? हाँ। तो फिर एक्सीलरेशन क्या बनेगा भैया बताओ? नेट फोर्स बाई मास 10 और मास कितना था? 5 kg। तो ये हो गया 2 मीटर पर ये हो गया एक्सीलरेशन। सो द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो इससे ज्यादा है। अरे ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ऊपर की तरफ थोड़ी होता है, समझो। एक ईस्ट के तरफ नॉर्थ को तो ऐसे ही दिखाते हैं ना हम लोग, क्या ऊपर थोड़ी जा रहा है ये नॉर्थ मतलब। top. हाँ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं सर ये तो वर्टिकल दिख रहा है। अरे नॉर्थ की तरफ है तो हॉरिजॉन्टल ही तो है। क्या नॉर्थ की तरफ का मतलब सीधा ऊपर की तरफ? नहीं। बात समझ में आया सुमिली को? हाँ Yes, sir. हाँ ठीक। तो ये है। अगला क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। In a river, velocity of flow is 3 meter per second. A man swims with 4 meter per second relative to water. How far he will go in 20 seconds? कोई रिवर में खाली स्पीड दिया होता तो टाइम दिया होता तो निकाल देते, हम वेक्टर का तड़का मार दिए। आपको समझना। अब वो जो पानी में जा रहा है रिलेटिव टू वाटर, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। एक मिनट थोड़ा सा चेंज करेंगे। रिलेटिव टू वाटर in a direction perpendicular to flow। समझ में आया कैसे गया? परपेंडिकुलर टू फ्लो गया। दोनों को मिटा के लिख सकते हो। तो क्या दिया है? एक रिवर है, ये है रिवर, ठीक है। ये जो रिवर है, इस रिवर में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है। कैसा है? फ्लो तो अलोंग द रिवर होता है। कितना है? द फ्लो अलोंग द रिवर इज समथिंग लाइक 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और थोड़ा लिखते हैं इसको समझा के। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी एक वेक्टर है और आदमी किधर को स्विम किया? परपेंडिकुलर टू मतलब इधर। क्या ऊपर गया? नहीं, परपेंडिकुलर टू द रिवर मतलब अलोंग परपेंडिकुलर टू द रिवर, अक्रॉस द रिवर हो जाने की कोशिश कर रहा है। सुमिल मत सोचना कि ऊपर गया पानी से। गैस बैलून नहीं है, आदमी है। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना हो गया भैया? इट इज कमिंग आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। आदमी ने स्विम करना शुरू किया क्या स्पीड में? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया? और वेलोसिटी ऑफ स्विम लिखो। वेलोसिटी ऑफ स्विम vs कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी सोचो, अगर वो आदमी तैरता नहीं, खाली में पहाड़ी में पड़ा रहता, लेजी आदमी है, तो उसका स्पीड कितना होता? 3 मीटर पर सेकेंड। अगर पानी नहीं चलता, वो खुद अकेला चलता, तो उसका स्पीड होता 4 मीटर पर सेकेंड। अब पानी भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो उसके पास 2 वेलोसिटी आ गया। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. मान लो एक बस जा रहा है
बस इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड में। आप ड्राइवर से पीछे की तरफ दौड़ रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड में, तो आपका एक्चुअल स्पीड क्या हो गया? वो जा रहा है 10 में, तुम भाग रहे हो उल्टा 2 में, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो गया? 10 माइनस 2। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस जिधर जा रहा है, आप पीछे से दौड़ के आगे की तरफ जा रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड में, तो आपका स्पीड क्या हो गया? 10 प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया? क्या बॉस भी भाग रहा है, उसके ऊपर आप भी भाग रहे हो, आपका स्पीड और भी ज्यादा है, हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर तो ये पानी भी भाग रहा है और आदमी भी भाग रहा है, तो आप क्या कहोगे? जो भी नेट है, नेट वेलोसिटी है, वो कैसे निकाला जाएगा? हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी? चल छोटा सा रेखा इधर ला। तो आपको भी नेट निकालना है, तो क्या करेंगे? भी नेट बाई फॉर्मूला होता है इट इज VF प्लस VS, है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए तो करें, VF के साथ VS जोड़ेंगे। पहले ले ली VF, इसके साथ ले लेंगे VS, इसके साथ इसको जोड़े ऑर्डर में, मतलब इसका हेड पे इसका टेल करके इसको खड़ा कर देंगे ऐसा। अब ये जो चीज है ये तो नीचे रहा, तो जो हमारा नेट वेलोसिटी होगा ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये हो गया V-net। V-net का मतलब क्या होता है? V-net का मतलब होता है सम V1 प्लस और VS प्लस VF, है कि नहीं? Yes, sir. क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ V-net? दैट इज लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क, है कि नहीं? Yes. ये अगर 3 मीटर है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल डबल इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो आदमी का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तैर रहा है 4 में, स्पीड हो गया 5। क्यों? क्योंकि पानी का भी अपना फ्लो है, पानी के चलते भी उसका फ्लो आ रहा है। अगर वो आदमी डाउन स्ट्रीम जाता तो उसका स्पीड कितना होता? 4 प्लस 3 7 जुड़ जाता, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऑफ स्ट्रीम जाता तो कितना होता? 4 माइनस 3, लेकिन वो जा रहा है परपेंडिकुलर, कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आदमी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हुआ तो 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 20 इंटू 5। सो डिस्टेंस मूव्ड in 20 seconds is equal to 5 into 20 is 100 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या वो आदमी इधर जाएगा? नहीं। क्या आदमी इधर जाएगा? नहीं। इधर को भी है, इधर को भी है, तो देखोगे जब वो चल रहा है वो कुछ इधर को जा रहा है। इधर को मतलब किधर को? अरे इधर को दिख रहा है नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो इधर को जाएगा। ये कौन है? ये इधर को जाएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन भी बदल गया। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग डायरेक्शन के रिलेटेड काम नहीं करें, फिर पूछेंगे हम बताओ कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वो भी निकालना पड़ेगा, है ना? तो फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना दूर जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दो वेक्टर को जोड़ना हमें आता है, बढ़िया है। थोड़ा और केस बदल देते हैं। अब जब ये एंगल 0 था या 90 था, चीजें हमें बहुत आसान लग रहा था, नहीं? या फिर 180 था, लेकिन मान लो 60 डिग्री है तो, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है तो और भी धुआं निकलेगा, है कि नहीं? चलिए, तो पहले हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लेते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच टू ट्रायंगल लॉ। ये अभी तक जो हम कर रहे थे ग्राफिकली कर रहे थे, इसको ले लिए, उसको ले लिए, स्केल में नाप लिए, वो भी हम ग्राफिकली कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं होगा, न्यूमेरिकली निकालना पड़ेगा। मान लो कि सेल बोट है, उसमें क्या दिया है, वो रो कर रहा है एक डायरेक्शन में, हवा चल रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तो दोनों का मिला के चलेगा उस स्पीड में, है कि नहीं? तो हमें सोचना है कि कैसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? इफ थीटा और लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है? Yes. थीटा अगर 0 है तो हमें जोड़ना आता है, थीटा अगर 180 है तब भी जोड़ना आता है। जोड़ते वक्त माइनस कर देते हैं, जोड़ रहे हैं लेकिन होता क्या है? माइनस।
दैट इज इंटरेस्टिंग। जोड़ रहे हैं लेकिन हो जाता है माइनस, समझ में आ रहा है? और अगर 90 डिग्री तब भी हमें आता है, मतलब कोई भी एंगल है, थीटा है, कुछ भी एंगल है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं लिखने की पूरा मौका दूंगा। चलो हम कहेंगे कि ये है कोई वेक्टर ए और ये है कोई वेक्टर बी। ये ए और बी है, ये है ए, ये है बी। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। बताओ इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 है कि मोर देन 90 है? अरे नहीं, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, वही तो। मोर देन 90 बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, ये हो गया हेड डायरेक्शन। नहीं तो कौन सा एंगल थीटा है भैया? ये एंगल थीटा है। बात समझ में आया? अगर ए और बी के बीच में ये एंगल हुआ, हमें क्या पता करना है? हमें पढ़ा है निकालने के लिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा बताओ, ऐसे करके पूछा गया। ठीक है, अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे लेंथ ऑफ दिस लाइन पता करना है। मैं अभी निकालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग मत लिखो, खाली फाइनल आंसर को लिख लेना। ठीक है, और बढ़िया से समझ में आया तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, या फिर यू लीव लिटिल स्पेस, बाद में वीडियो देख के डिराइवेशन को लिखना, क्योंकि मैथमेटिकल 11th क्लास में आता है ना। हमें चाहिए क्या होगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को पचेगा नहीं, थोड़ा बता देता हूँ कैसे हुआ। मुझे इस लाइन का क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। क्यों? मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। रिजल्टेंट इज लेंथ ऑफ दिस लाइन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस। आई कॉल दिस पॉइंट P। चलो थोड़ा नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। आपका जो A वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उल्टा लिखते हैं। उल्टा क्या लिखेंगे? लिखेंगे OA। OA क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है, O से A तक का लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। अच्छा, AB का वैल्यू क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B। और हमें क्या निकालना है? R का मैग्नीट्यूड, मतलब OB क्या है? सॉरी, O स्मॉल b। OB इज मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये हमें पता करना है कि नहीं? अच्छा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आप अगर देखोगे इन ABP ट्रायंगल, इन ABP ट्रायंगल, आप कहोगे AP बाई AB, AP बाई AB, AP बाई AB क्या होगा? cos theta। cos थीटा होगा। बढ़िया, तो AP क्या हो गया? AP इज AB cos थीटा, है कि नहीं? बट AB क्या है? AB इज मैग्नीट्यूड ऑफ B। AB इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो आप कहोगे इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, लिख सकते हो? हाँ, तो पता चल गया। यहाँ से जो यहाँ तक का लंबाई था वो मैग्नीट्यूड ऑफ A था, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा है। बाकी रह गया BP पता करना है। क्या बता सकते हो? BP बाई AB क्या है? BP बाई AB, BP बाई AB, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इज नॉट साइन थीटा? यस। तो आप कहोगे इसमें से BP कितना पता चला भैया? BP इज AB साइन थीटा, और AB क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ B। AB क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ B, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो ये लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। बढ़िया, मुझे पता करना है OB। क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर? यस सर। बोल सकता हूँ ना? OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो मैं कहूँ कि ये इन OBP ट्रायंगल, OB का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, बोल सकते हैं इसे। अच्छा, ये जो OP है वो OP क्या है भाई? OP OA प्लस AP,
ये सब बोले, मैं सोचते पीछे से भाग गया बच्चे। इट इज OA प्लस AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर निकालना तो तुम लोगों को आता है। OA का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OA इंटू AP प्लस PB का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो OA का AP का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर गिव्स यू AB का स्क्वायर, है कि नहीं? देखो पाइथागोरस की भूत आएंगे सपने में, तुम लोग इतना नहीं करोगे। सो दिस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर। तो क्या मिल गया, OA का स्क्वायर प्लस इसके और इसकी जगह लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस 2OA AP। करेक्ट। अब ये क्या था, OB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर ये कहीं से छूट गया है, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। अच्छा ये जो OB का स्क्वायर है, OB क्या था, व्हाट वाज OB? OB क्या था, R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो इट इज R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या था, A का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, OA A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था कि नहीं? अच्छा AB क्या था, AB वाज मैग्नीट्यूड ऑफ B। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A। और AP क्या है, AP भी तो कुछ लिखा लेते हैं हम लोग। AP क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो इट इज कमिंग आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। आ गया फॉर्मूला आपके सामने। अगर A का मैग्नीट्यूड मालूम है, B का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा मालूम है, तो R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ दिस एंटायर थिंग। क्या पता चला, पता चला ये कि जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग होल रूट ओवर। क्या आप लोग ये लंबा सा डेरिवेशन को लिखना चाहोगे? क्या फायदा, भूल जाओगे, जब क्लास 11 में आओगे तब तो जरूरत पड़ेगा। आप मर्जी आपका है, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला को याद रखो। A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या होता है। आपको तो A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 2AB cos थीटा। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? सपोज मैं बोलूं कि जस्ट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को पहले लिख लो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आया, ठीक है, लिख लो। डेरिवेशन तो बाद में लिख दोगे, यू कैन लीव लिटिल स्पेस फॉर इट। तो ये सारा चीज बताना जरूरी है, क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे सब तो अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत छोटे वालों के लिए भी थोड़ा बहुत खुराक रहना चाहिए जो कुछ करना चाहेंगे। अभी ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा क्लास 11 में, लेकिन ये जो फॉर्मूला है अभी, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे अभी हम लोग जब करेंगे, ठीक है। तो क्या पता चला, पहला स्टेटमेंट जो हमें समझ में आया, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज थीटा, देन R क्या होता है, व्हाट इज R, A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा होल रूट ओवर। ओम शांति। हो गया आया समझ में? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूज कर सकते हो फॉर्मूला का। चलो पहले देखते हैं कि हम लोग जो पहले कर रहे थे
ग्राफिकली सेम डायरेक्शन ऑपोजिट ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? नहीं? चलिए चेक करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ये एक वेक्टर है 6 न्यूटन और ये वेक्टर है समथिंग लाइक 8 न्यूटन और दूसरा वेक्टर है 6 न्यूटन। क्या आपको जानकारी है दोनों को जोड़ने से क्या होगा? 14 न्यूटन। आपको जानकारी है, ग्राफिकली हम लोग देख चुके हैं, लेकिन मैं ग्राफिकल वाला भूल गया, मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। क्या बता सकते इस केस में बड़ी थीटा? थीटा 0। चलो हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे फॉर्मूला? पहला वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला वाला का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, नहीं? और होल रूट ओवर। देखो तो कितना आ रहा है ये 64 प्लस 36 प्लस 96, क्योंकि cos 0 1 होता है। इज नॉट इट 196? होल रूट ओवर इज नॉट इट 14? यस। हमें ग्राफ की कोई जरूरत नहीं, हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? यस सर। अगर ये दोनों वेक्टर कुछ उल्टे होते, मान लो कि ये है 8 न्यूटन प्लस ये हो गया 6 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। अच्छा, तो यहाँ पर थीटा कितना है? थीटा कितना है? 180 डिग्री। और आपको याद रहे कि cos 180 होता है -1, cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1। याद रखो cos 180 इज -1। इसको थोड़ा लिख देते हैं साइड में, क्योंकि आपको सारा वैल्यू मालूम नहीं है। cos 180 इज इक्वल टू -1। ठीक है? क्या आप लोग निकाल के देख सकते हो कि 2 न्यूटन आ रहा है? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर, ये सब तो वही है, दोबारा क्यों लिखी? कॉपी करो, कॉपी पेस्ट में तो दुनिया चल रहा है। आ गया भाई साहब हमारे। खाली cos 0 की जगह क्या लिखना था? 180। तो फिर से क्या हुआ? 64 36 प्लस ये cos 180 -1 के कारण ये माइनस हो जाएगा 96, है कि नहीं? इट इज 100 - 96 कितना हो गया? 4 रूट ओवर 2। आ गया नहीं? यस सर। और जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे, थीटा की जगह 90 डाल दे, cos 90 हो गया 0, क्या मिलता है? ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो तो होता ही था, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब आप कोई दो वेक्टर का सम को ग्राफिकली भी निकाल सकते हो और न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला का यूज समझ में आया? यस सर। अभी जो आदमी पानी में तैर रहा था, किधर? परपेंडिकुलर टू द फ्लो, वो बोलेगा कि 60 डिग्री टू द फ्लो, तो क्या फर्क पड़ता है? एंगल थीटा की जगह 60 ले लेंगे, निकाल लेंगे नेट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 जो हमें समझ में आया उसके बारे में बात हो रहा है। हम देखें कि R is maximum कब? when theta is 0, जो ना सेम डायरेक्शन में। यस सर। थीटा 0 हो जाएगा तो बताओ क्या होगा? बताओ, हमारा जो फॉर्मूला था R का मैग्नीट्यूड वो क्या था? रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर नहीं प्लस b स्क्वायर। बोलोगे तब ना याद रहेगा। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 0। थीटा का 0 है, cos 0 होता है 1। cos 0 अगर 1 हो गया तो क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। वो क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस, मतलब ये, हाँ, मतलब ये r का जो वैल्यू आएगा वो कौन सा r है भैया? r मैक्सिमम होता है, मतलब ये जो वैल्यू अभी हम निकाले दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज a प्लस b। तो हम पहले भी देखे थे, जब 8 न्यूटन 6 न्यूटन दो फोर्स आ रहा था, मैक्सिमम फोर्स कितना बन रहा था? 8 प्लस 6 14 न्यूटन। यस। बनता था ही नहीं बनता था? अभी वही आ रहा है, r का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b।
Now you help me to find out R is minimum when theta is 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट, और आपको मालूम होना चाहिए कि cos 180 is -1। निकाल के देखो तो R का मिनिमम वैल्यू क्या रहा है। यहाँ पर cos 180 आएगा, cos 180 की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos 180 की जगह लिखेंगे -1। cos 180 होता है माइनस, तो हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2a भी हो गया। इज नॉट इट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका रूट ओवर इज ओनली a माइनस बी। वही तो हम देख रहे थे, मिनिमम कब होता था, 8 - 6 होता था। बात समझ में आ रहा है? जो कुछ नया पढ़ रहे हैं पुराने वाले को छोड़ नहीं रहे, वो भी उसके अंदर एक्युमुलेटेड है, बट इट इज मोर जनरलाइज्ड वन, देयर इट वाज स्पेसिफिक। लेकिन अभी इससे भी हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा वाइडर नॉलेज आ रहा है कि दो वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में होंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं किसी भी डायरेक्शन में होंगे, हमें रिजल्टेंट निकालना आता है, एंड दे ओबे ऑल द प्रीवियस थिंग्स वी हैव डिस्कवर्ड। समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, तो दो वेक्टर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है ये, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ये। इसका मतलब हुआ इन जनरल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, जो r है उसका वैल्यू कम से कम a माइनस बी होगा, और ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब कोई बॉडी के ऊपर अगर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन फोर्स आ रहे हैं कुछ भी एंगल में, तो वो 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो नहीं सकता। कुछ भी एंगल में फोर्स दे दो, वही हम देख रहे हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, आर का वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहेगा। चिन्मय दत्ता, क्या तुम हो? अभी भी हो? मुझे लगे उड़ गया तू ऐसे देख रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 6 न्यूटन और 9 न्यूटन को लेके मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है? 6 और 9 न्यूटन को लेके 15 मिनिमम 3। हाँ देखा, क्या समझता है? क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तीसरा हुआ कि R का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड फॉर ए ट्रायंगल है कि नहीं? ट्रायंगल बनाते हैं, Yes, sir. इसलिए तो इसका नाम ट्रायंगल लॉ पड़ा। इसका मतलब ट्रायंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, है कि नहीं? Yes, sir. सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। अगर ट्रायंगल मान लो कि ऐसा हो गया ट्रायंगल, ये एक लाइन है, ये है, ये हो गया ट्रायंगल, ये पॉइंट को धीरे 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 नीचे ले आओ, तब ये ट्रायंगल है जिसका एरिया 0 है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ एनी टू is more than or equal to the third। किसी भी दो को जोड़ो तो वो तीसरे के साथ बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, है कि नहीं? ट्रायंगल का रूल तो वही है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशल केस है, जब दोनों सेम लाइन में है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा था वो भी एक ही लाइन में आ रहा था, तीनों पॉइंट। तो हम कहेंगे यहाँ पर ज्यादा है या फिर बराबर है, किसके साथ? थर्ड के साथ। सम ऑफ एनी टू ए एंड बी, एनी टू मतलब इन तीनों में से, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आर प्लस ए इज आइदर इक्वल टू और मोर देन बी। ए एंड बी का मैग्नीट्यूड का सम इज आइदर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर और मोर देन आर। सम ऑफ एनी टू इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड वन। सम ऑफ एनी टू मींस आउट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये तीनों में से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समय समाप्त होता है, क्या करें, कुछ लोगों का ट्यूशन होता है। राइट टाइम कितना है? Is there some more time for me? 5:32.
अरे ये थोड़ा गड़बड़ दिखा है। सर 10 मिनट। सर 10 मिनट 10 मिनट है ना, फास्ट है ना? यस सर हाँ मैं एकदम फास्ट करना चाहता हूँ, वेरी गुड। तो क्या ये चीजें समझ में आया सबको? यस सर मैं यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज देना चाहूंगा, याद रखो। इफ ये एक्स्ट्रा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट के, मानो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है कि नहीं? तो थीटा का कुछ वैल्यूज के लिए आर का कुछ वैल्यूज हम लोग याद रख लेंगे तो न्यूमेरिकल फास्टर बनेगा। थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है, या 120 डिग्री हो सकता है, या फिर 180 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, याद रखो, ठीक है? स्टैंडर्ड वैल्यूज जब 0 होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड के है, तो क्या बता सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी के ये भी के, रिजल्टेंट कितना होगा? 2k। सिंपल सा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा k प्लस के, कितना होगा? 2k। अब जो दोनों 180 डिग्री एंगल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, रिजल्टेंट कितना होगा? 0। ये समझ में आ गया। अच्छा जब वो 90 डिग्री है, एक k है दूसरा भी k है, ये k तो ये क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 2k स्क्वायर का रूट ओवर k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर रूट ओवर 2k स्क्वायर का रूट ओवर, तो √2 टाइम्स k। समझ में आया? तो यहाँ पर पता, अभी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो ठीक है, तो ये √2k है, बस बाकी याद रखना इन दोनों का वैल्यू। 60 डिग्री है तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे इसे k का स्क्वायर 2k इंटू k cos 60 होल रूट ओवर, ऐसे करके निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यस सर। अगर निकालेंगे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, सिंपलीफाई करो तो ये मिलेगा √3k। समझ में आया क्या? यस सर। और अगर 120 डिग्री है तो याद रखो ये बनता है सेम एज k। cos 120 का वैल्यू -1/2 है, ठीक है? मैं थोड़ा साइन कॉस का भी कुछ वैल्यू दे देता हूँ, आप लोग याद रख लेना, ठीक है? क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। ये बात समझ में आना जरूरी था। So for different values of theta, we know how to find out the resultant value. कब? जब a और b दोनों बराबर है। ये टेबल जैसा एक चीज याद रखोगे तो कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी वो लोग कोई न्यूमेरिकल पूछेंगे ना, इवन इन क्लास 11 दे विल मेक यूज ऑफ दीज एंगल्स। तो ओरल कैलकुलेशन हो गया, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दो ठो फोर्स है, हर एक 10 न्यूटन का, कोई बॉडी पे आ रहे हैं और दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 10√3, क्योंकि हर एक 10 न्यूटन का था, तो 60 डिग्री होने से क्या होता है? √3k, तो 10 इंटू √3। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा एक कोसाइन साइन वैल्यूज को भी याद रखो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू 0 है, 30 है, 45, 60, 90, 120, 135, फिर इसके मुंह पे आ जाएगा। अब इसके मुंह पे आ जाएगा, एक मिनट, मुंह हटा लो रे। फिर ये आ गया 150 एंड 180। थीटा का ये सारा वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम आपको देना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा याद रख लेना, काम में आएगा। ठीक है, ये हो गया वैल्यूज एक, ये दूसरा, ठीक है, और ये हो गए आपकी रट्टा मार के याद रख लो,
हाँ, याद तो रख लेते हो जल्दी जल्दी। हाँ, तो याद रखना है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इधर को फिर से उल्टा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। आसान है ना? Yes. Yes, sir. टेक्नोलॉजी तुम लोगों को बताया होगा, सत्यजीत सर बताए होंगे। 4 4 4 4 डिवाइड करके √/, निकालो, वो लंबा है। मैं बोला मेरे को, मैं ऐसे बच्चों को सिखाया हूँ। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिखो, 4 4 लिखो, डिवाइड करो। Start नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक। तो वैसे बोल रहे थे कि मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ। बोला ठीक है, रट्टे मार देंगे। वो तो बात ऐसे हुआ ना, किसी को 2 7 सर पूछो तो 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 4 2 7 तक जाएगा। उससे बेहतर है कि यही थोड़ा सा रट्टा मार दो, कितना तो वैल्यू याद रख लो कि इससे इधर जितना है, इससे उधर उतना है। और भी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो वैल्यूज है ना, पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब cos 0 क्या है 1, फिर ऐसे आएगा ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। फिर इसको उल्टा कर दो 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। But then when it is more than 90, make it negative। ध्यान से देखोगे तो there is a very nice relation between the values, you can remember them, ना? ये वैल्यूज को याद रखना। अब आपको मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन देके छोड़ता हूँ। कोई पूछेगा कि इफ, आपको सोचना है, बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फॉर्म एन इक्विलैटरल triangle, then what is angle between vector A and vector B? क्वेश्चन समझ में आया? Yes. आर ए बी तीनों को जोड़ने से एक ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बताना है कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। सिंपल है, ड्रॉ करके देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक तरफ ए रहेगा, बी रहेगा, दूसरा आर रहेगा, और निकालना है ए और बी के बीच में एंगल। हाँ, ये चलो करके देखते। तुम इतना जल्दी बोल दोगे तो कैसे होगा? हाँ, सोमिली कुछ बोलना चाहेगी? देखो भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कुछ ऐसा करते हैं। ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर हम कहेंगे ये है ए और ये है बी, दोनों को ऑर्डर में लिए, आर कैसे होगा? नीचे से ऊपर के, ऊपर से नीचे, तो ये हो गया आर, तो बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। बना कि नहीं बना? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? सोमिली को मौका दिया जाए। हाँ सोमिली बताओ, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर 120 डिग्री। हाँ तुम बोल बेटा। श्रेयस? सर 120। ऋषित क्या बोल रहा है? सर 120। हाँ, रियलमी कौन था? रौनक। रौनक 120 डिग्री। कितना बढ़िया। सेम क्वेश्चन आई asked to my class 11 children, they are not able to say, and some intelligent fellows say it is 60 डिग्री। जबकि 60 डिग्री है क्या? नहीं है। इसलिए तो तुम लोग अच्छे हो, इसलिए तुम इतना दमदार पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो बढ़िया। तो क्योंकि तीनों बराबर है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। लेकिन हमें पूछा गया है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड दैट इज मेजर्ड फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ ए टू हेड डायरेक्शन ऑफ बी। सो दिस इज व्हाट इज थीटा एंड 120 डिग्री है। नहीं? अच्छा देखो तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड के साथ आर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। स्केलर में से नहीं होता है। 5 + 5 5 होता है क्या? वेक्टर में होता है। समझ में आ रहा है? वेक्टर में हुआ, कोई इधर गया, कोई इधर को खींच रहा है 10 न्यूटन में, कोई इधर को खींच रहा है 10 न्यूटन में। मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई इधर को ढकेल रहा है 10 न्यूटन में, कोई इधर को खींच रहा है 10 न्यूटन में। नेट फोर्स कितना होगा?
10 न्यूटन। दो आदमी खींच रहे हैं फिर भी 10, हाँ ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, हाँ हाँ ये भी 10। वेक्टर तो ऐसे भी होता है। ये भी हो सकता है कि दो आदमी खींच रहे हो और नेट फोर्स 0 भी हो जाए, कोई इधर को खींच रहा होगा कोई उधर को खींच रहा होगा, है कि नहीं। तो वेक्टर में सब कुछ मुमकिन है। तो ये ऑर्डिनरी स्केलर एडिशन नहीं है कि 10 10 10 10 20 हो जाएगा, ये 10 10 मिलके 10 भी हो सकता है ना। क्या समझ में आया? अगर इसका मैग्नीट्यूड बराबर है और इसके साथ बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग टेबल भी तो बनाए थे, जब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आर का मैग्नीट्यूड भी उसके बराबर कब होता है? व्हेन द एंगल इज 120 डिग्री। टेबल में भी तो ये है कि नहीं? टेबल से भी पता चल रहा है और ग्राफिकली देख के भी पता चल रहा है। तो तुम लोग क्योंकि बता दिए तो मुझे मैं हार गया, तो दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा फिर। ये नहीं बता पाते ये होमवर्क में छोड़ते तो बता दिए, है कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। If vector A magnitude is equal to vector R का magnitude, where R is A plus B and vector A is perpendicular to vector R, find angle between A and B। ये हो गया कोई खतरनाक क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन है। कर लो भाई, हम खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचो, जेई मेन का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी जेई मेन का क्वेश्चन है। हाँ हाँ कर लो, थोड़ा सोचो तो तुम लोग कर लोगे। सर 135 डिग्री। तो पहला आंसर आया है 135 लेटर पे। देखते हैं। हाँ ये लोग स्टार्ट ही नहीं है, उनका फिनिश हो गया। देखो कुछ लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कुछ लोग किक स्टार्ट होते हैं। 135 पे 2 वोट आया। देखो इसका तो मुंह खुला। 135 डिग्री बढ़िया है, 4 वोट आ गया। हाँ श्रेयस बोल रहा है 135 5 वोट आ गया। कांग्रेस को कुछ ये 5 ऐसे हुआ ना, 5 लाइन। हाँ 6 हो गया। चल बोल पुजारी। सर आंसर तो वही है लेकिन कैसे? फिर आंसर होगा। तो बेटा श्रेष्ठा 135 पे सब कोई अड़े हुए हैं। अब की बार 400 पार मोदी का नारा आता है ना, कोई कांग्रेस को दो, कोई गलत सलत बताओ। हाँ ऋषि चौधरी। सर 135। सर 135। और ये रौनक 135। बताओ कैसे हुआ फिर तो। कैसे हुआ बताओ। पहले देखना है कि ए हुआ कोई वेक्टर है ना, और जो आर है, आर कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम हेड ऑफ ए, टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी। मतलब आर यहां से स्टार्ट होगा। आर कैसा है? परपेंडिकुलर है ना, और ये बराबर है। ठीक है भाई, तो क्या बता सकते हो बी कैसे होगा? ए के साथ बी जोड़ो तो आर बनता है। तो बी वेक्टर कैसे होगा? ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। 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 तुम जो भी बोलो उससे पहले सर मत जोड़ो। सर ऊपर से नीचे, सर नीचे से ऊपर, सर ऊपर से नीचे। मैं तो ऑसिलेट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ऐसा नहीं। अरे ए के साथ बी जोड़ोगे तो आर बनता है। बी जब ए के साथ जोड़ोगे, बी का टेल को कहाँ रखोगे? ए का हेड पे कि ए का टेल पे? ए का हेड पे ऑर्डर में रखना है ना। तो इसका मतलब बी कैसे रहेगा? एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो और थोड़ा जोड़ दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? तो दिया नहीं है, ये दोनों हेड पे। चलो क्वेश्चन में चेंज करो। If A magnitude is equal to R magnitude is equal to 10, where R is equal to A plus B, and A is perpendicular to R, find magnitude of B. वो भी तो निकाल सकते हो तुम लोग। अच्छा अब ये B पता चल गया क्या? B A से ऑर्डर में है A के साथ। क्या ये समझ में आया? B is in order with A। अब A और B के बीच में क्या एंगल है बताओ? ये दोनों बराबर ही है, 90 डिग्री है। तो कितना होगा A और B के बीच में एंगल?
45 होगा। ए और बी के बीच में एंगल, अरे नहीं, डायरेक्शन टू, अंदर का बात है। बात बाहर का है, आप अंदर की कर रहे हो। ये थोड़ी लॉर्ड्स कोजीमानियन है कि वो अंदर की बात है, ये बाहर की बात है। कहाँ की बात है? बाहर वाले की बात है। समझ में? ये 135 आया समझ में? ये गड़बड़ कर देते, इसलिए मैं बता रहा था कि हाउ यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? उसका अहमियत समझ में आ रहा है ना? हाउ यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन। तो ये हो गया 135 डिग्री। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? फिगर से ही तो दिख रहा है, इसका स्क्वायर होल ओवर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर ऐसा तो फॉर्मूला कभी नहीं बताते। अरे ये केस में से बन रहा है, हर जगह थोड़ी से बनेगा। जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से ये बन रहा है। तो कितना होगा ये? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 हो गया 10√2। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, मजेदार है ना? यस सर। ये भी तो तुम लोग बता दिए। कुछ तो देना पड़ेगा जो नहीं कर पाओगे। नहीं? क्यों कि छोड़ दे इसी? दे ही देते हैं, क्या है तुम लोग छोड़ेंगे? घर में बोलोगे सर कुछ भी नहीं देते जिसमें हमारे नहीं। सर क्या पढ़ाते हैं? हमें तो सब आता है, भाव खा लगे बाहर जाके। मैं बता रहा हूँ उससे पहले कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, ये क्या है, ये कोई हेक्सागन। अब ये जो दे रहा हूँ ये IIT JEE का है सर वो भी तो जेई है ना, JEE मेन, सर जेई वो JEE मेन का था। मी JEE मेन समझता है क्या? तो बच्चा है। सर जेई नहीं इजी। आप प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन करके JEE में देखो, सब मिल जाएगा जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, JEE में मतलब NIT का जो एंट्रेंस होता है, एडवांस मतलब IIT का जो होता है। ठीक है? तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि ये सारे वेक्टर हैं। क्या दिया? ये सारे वेक्टर है, ये सारे वेक्टर है। ऐसा करके ढेर सारे वेक्टर दिया कि ये वेक्टर है x और ये वेक्टर है y, दो वेक्टर दिया। बाकी सारा वेक्टर आपको बताना है। बताना है ये कौन सा वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इसका रिलेशन बताना है। वो तो बता सकते हो, है कि नहीं? ये x है ये y है, तो ये कितना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दोनों ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो वेक्टर x प्लस वेक्टर y। तो आपको ये सारा वेक्टर बताना है। You have to tell all these vectors. You have to tell all these vectors. जितना सारा वेक्टर दिखाया हूँ, सारा वेक्टर का नाम बताना है। ये O है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये, चलो ठीक है। अब for the regular hexagon, for the regular hexagon, find OB vector, BC vector, OC vector, CD vector, OD vector, DE vector, OE vector, सब कुछ निकालना है। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर x एंड वेक्टर y। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे इन केस ऑफ स्क्वायर, टाइम हो रहा है, स्क्वायर की केस में भैया अगर एक साइड लेंथ L है, ये L है, डायगोनल कितना होता है मालूम है ना? स्क्वायर के केस में मालूम है ना? सिमिलरली हेक्सागन की केस में अगर ये हेक्सागन है, ध्यान रहे कि अगर ये A है, ये A है, सब A है, तो इसका डायगोनल कितना होता है मालूम है? 2A। ठीक है? ये याद रखने एक क्लू है, थोड़ा ज्योमेट्री है तो बता दिया। अगर हेक्सागोनल साइड लेंथ A है, उसका डायगोनल होता है 2A। स्क्वायर के केस में √2A हो गया।
अब ये सारा चीज को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बताना है। पहले बताओ कि ये रेगुलर हेक्सागन है तो OA जितना लंबा है AB तो उतना ही लंबा है, तो क्या हम कहेंगे एक्स और वाई वेक्टर दोनों बराबर वेक्टर है? नो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन तो अलग अलग है, एक इधर का एक इधर का। इसका नाम है चिन्मय, उसका नाम है चिन्मय, दोनों बराबर। अरे वो चिन्मय दत्ता, ये चिन्मय पंडा है। तेरे को थोड़ी बोला, मैं तो इसको दिखाया। सही है। अरे नाम मिलने से होता है क्या? नहीं होता। एनीवे, क्या बात समझ में आया? जैसे मैं एक तो बता देता हूँ, OB वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर x प्लस बाकी सारा वेक्टर। BC वेक्टर मालूम नहीं, OC वेक्टर। अरे अगर इसका लेंथ है A, ध्यान से देखो, इसका लेंथ है A, तो क्या ये डबल नहीं है? क्या ये सेम डायरेक्शन में नहीं है? तो ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा? डबल ऑफ y होगा ना? ये बन गया 2y, ये मिल गया 2y, तो इन तीनों को जोड़ के इसको निकाल सकते हैं। ऐसे करके बाकी को निकालेंगे। ये अगर x है, ये कितना होगा? CD कैसे x होगा भाई? ये इधर को x, ये इधर को x, तो ये -x हो जाएगा। होगा? दैट इज ए होमवर्क। अब करो, ये रह गया अगली क्लास के लिए होमवर्क करके लेके आना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। हाँ।